हमने शायद 3 या 4 लेक्चर्स किए हैं ऑगस्टिन पर। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं ऑगस्टिन को लेकर, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं वो गॉड के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, और ऑगस्टिन की फ़िलॉसफी का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको पूरी तरह से मिस कर रहे हैं। वैसे तो आज का लेक्चर ह्यूमन कंडीशन के बारे में है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर जो एक्चुअल मीनिंग है उसको कैसे देख सकते हैं। शब्द अलग होते हैं और उनका मीनिंग अलग होता है, और अगर आप सिर्फ शब्दों में ही उलझे रहते हैं तो आप उस मीनिंग को पूरी तरह से मिस कर देंगे, जैसे कि हो सकता है शायद आप ऑगस्टिन के केस में कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज का लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही केयरफुली सुने, और ये समझने की कोशिश करें कि एज ए फिलोसोफर हमें चीज़ों को कैसे देखना है, हमें कैसे उनके एक्चुअल मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है। तो आज का लेक्चर है ह्यूमन कंडीशन के बारे में। हम सभी का एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन जो सही है वो हम कर नहीं पाते। हम ये भी जानते हैं कि क्या गलत है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सबके साथ होता है। जैसे एक पर्सन है वो ही जानता है कि स्मोकिंग करना अच्छा नहीं है, और स्मोकिंग करने के जो परिणाम हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। उसके पास नॉलेज है, उसके पास रीज़न भी है, लेकिन ये सब होने के बाद भी वो स्मोकिंग क्विट नहीं कर पाता। और ये एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे हम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, या फिर हम फास्ट फूड, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। हम बार बार कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि अब से ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम उन रेजोल्यूशंस को कंटिन्यू नहीं कर पाते, और इसलिए बार बार हम गिल्टी फील करते हैं। गिल्टी फील करना मतलब अपने आप को दोषी मानना। अब इस पॉइंट को ध्यान से सोचिए कि अगर हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम हेल्पलेस हैं? क्या हम मजबूर हैं? क्या हमारे पास फ्री विल नहीं है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, तो क्या आपके पास फ्री विल नहीं है? क्या कुछ ऐसा है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको फोर्स कर रहा है? और अगर आप सच में ये मानते हैं कि आपके पास फ्री विल नहीं है, कोई आपको फोर्स कर रहा है, जो आप करना चाहते हैं वो आपके बस में नहीं है, आप पूरी तरह से हेल्पलेस हैं, तो आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल क्यों मानते हैं? आप गिल्टी फील क्यों करते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि आप हेल्पलेस हैं, तो आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई फ्री विल नहीं है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन दूसरी ओर एक बात यह भी है कि अगर आपके पास फ्री विल है, आप पूरी तरह से फ्री हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, तो ऐसे में आप वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं? जब आप जानते हैं कि सही क्या है और आपके पास फ्री विल है, तो आप वो चीज़ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ये एक पैराडॉक्स के जैसा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए है कि अगर हम हेल्पलेस हैं, हम मजबूर हैं, तो हमें गलत करने पर, कोई गलत काम करने पर गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। और अगर हम मजबूर नहीं हैं, अगर हम फ्री हैं, तो हमसे कभी कोई गलत काम होना ही नहीं चाहिए। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑगस्टिन की फ़िलॉसफ़ी गॉड से शुरू नहीं होती। उनकी फ़िलॉसफ़ी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम से शुरू होती है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो गॉड की ओर जाते हैं। वो इस ह्यूमन लाइफ और इसके स्ट्रगल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑगस्टिन की लाइफ को जब हमने डिस्कस किया था तो उनके साथ यही समस्या चल रही थी। ऑगस्टीन बहुत ही पढ़े लिखे पर्सन थे। लिटरेचर, रेटोरिक, फिलॉसफी, लॉजिक, वो ये सब जानते थे। इवन वो दूसरों को टीच करते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन वो भी जो सही है उसको कर नहीं पा रहे थे। और यही उनकी लाइफ की प्रॉब्लम थी, और उनकी ये प्रॉब्लम हर एक पर्सन की प्रॉब्लम है। और यहाँ गॉड का कोई स्पेशल रोल नहीं है। ऑगस्टीन एक क्रिश्चियन थे और वो बाइबल में बिलीव करते थे, लेकिन उनकी फ़िलॉसफ़ी का जो सेंटर है वो एक्चुअल में गॉड नहीं है।
उनकी फ़िलॉसफी उनकी अपनी ही लाइफ के बारे में है, ये जो ह्यूमन कंडीशन है इसके बारे में है। ऑगस्टीन ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो बुराई है इसका सोर्स गॉड नहीं है, क्योंकि गॉड ऑल गुड है, गॉड में कोई बुराई नहीं है, इसलिए वो बुराई का सोर्स नहीं हो सकते। तो ऐसे वो गॉड को इस प्रॉब्लम से बाहर कर देते हैं। और जो एथीस्ट होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। एथिस्ट वो होते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि गॉड सिर्फ एक ह्यूमन इमेजिनेशन है, कि एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए वो भी ऑगस्टिन की तरह ये मानते हैं कि हमारे अंदर जो बुराई है उसका सोर्स गॉड नहीं है। और ऑगस्टिन ने कहा था कि एक नेचुरल ईविल होता है और एक मॉरल ईविल होता है। नेचुरल ईविल का मीनिंग है इस वर्ल्ड में जो बाढ़, तूफान, भूकंप, पेंडेमिक, अर्थक्वेक, ये जो भी घटनाएं होती हैं, यानी जो नेचर से जुड़ी हैं। और मॉरल ईविल का मीनिंग है हमारे अंदर एक बुराई है, जो बुराई हम अपने आप से चूज करते हैं। जो गॉड को मानते हैं वो ये कहते हैं कि ईविल का सोर्स गॉड नहीं हो सकते, क्योंकि गॉड ऑल गुड है। और जो गॉड को नहीं मानते हैं, जो एथीस्ट हैं, वो भी सेम यही बात कहते हैं कि इस ईविल का सोर्स गॉड नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए गॉड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो गॉड को मानने वाले और गॉड को ना मानने वाले इन इन दो पॉइंट्स पर एग्री करते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि इस वर्ल्ड में बुराई है, ईविल है। और दूसरा पॉइंट ये कि इस वर्ल्ड में जो बुराई है उसका सोर्स गॉड नहीं है। ऑगस्टिन की लाइफ का जो मेन इश्यू है वो है उनका गिल्ट, उनका अपराध बोध, ये डीप सेंस ऑफ सिन। वो सही करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो पूरी तरह से हेल्पलेस फील कर रहे हैं। बार बार उनके डिज़ायर्स उनको गलत दिशा में धकेल रहे हैं। और इसके बाद भी वो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं और एक गिल्ट फील करते हैं। और उनके अंदर ये जो कमी है, कमी यानी प्रिवेशन, यानी लैक ऑफ समथिंग, जिसको वो ईविल कहते हैं, उस कमी का सोर्स गॉड नहीं है। तो गॉड को वो इस पिक्चर से बहुत पहले ही बाहर कर देते हैं। और ये ह्यूमन कंडीशन हम सबकी है। आजकल मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो उनमें एक मोबाइल का एडिक्शन है। वो जानते हैं कि एडिक्शन अच्छा नहीं है, उनकी स्टडीज़ के लिए, उनकी हेल्थ और सोशल रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो इस एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर वो फ्री हैं तो वो इस एडिक्शन को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? और अगर वो फ्री नहीं हैं तो वो गिल्टी फील क्यों करते हैं? ऐसी बात के लिए अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल क्यों मानते हैं जो उनके बस में नहीं है? और इसी प्रॉब्लम को ऑगस्टीन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, यानी अगर आप ये जानते हैं कि सही क्या है तो आप गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमारे पास नॉलेज की कमी है? ऑगस्टीन के पास भी नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। और आजकल तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कोई लिमिट ही नहीं है। पूरा यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियो से भरा पड़ा है और हर एक बुक शॉप पर सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल हैं। और एडवाइस देने वालों ने तो ऐड चला रखी है कि आओ हमसे एडवाइस ले लो। या जैसे मेनिकियंस कहते हैं कि जो एक्चुअल बुराई है वो मैटर में है और हमारी बॉडी एक मटेरियल बॉडी है, इसलिए हमारे अंदर जो बुराई है वो इस बॉडी की वजह से है। ये बॉडी डिज़ायर, लस्ट और प्लेजर इनकी ओर भागती रहती है। लेकिन हमारी जो सोल है वो एक लाइट है, वो पूरी तरह से प्योर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो पहले ऑगस्टीन ने सोक्रेटिस की बात को फॉलो किया, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो वो मेनिकियंस की फ़िलॉसफी को फॉलो करके देखते हैं। मेनिकियंस की फ़िलॉसफी को फॉलो करने से एक बार तो उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं एक सोल हूँ और मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है और सारी बुराई इस बॉडी की वजह से है, जो मटेरियल बॉडी है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें फिर ये समझ में आने लगा कि इससे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जो सारी समस्या है वो वैसे की वैसे बनी हुई है। और ऐसा आपके साथ भी होता है, आप जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई रिलीजियस टीचर को सुनते हैं या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक रीड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप उस नॉलेज की हेल्प से अपने गिल्ट को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप उस प्रॉब्लम के बारे में दूसरों को एडवाइस देते हैं।
आप डिबेट्स करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आप ये जान जाते हैं कि ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। नॉलेज आपको रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे सकती। जो मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिसकी आपको नीड है, वो नॉलेज से नहीं आएगा। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक कंफ्यूज्ड पर्सन क्लैरिटी के बारे में नहीं सोच सकता। मेन क्वेश्चन ये है कि क्या फ्री विल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ पॉसिबल है। ऑगस्टिन कहते हैं कि हम जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन से अपने आप को बाहर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। और आपको ध्यान होगा कि ऑगस्टिन कहते हैं कि बिना गॉड की कृपा के, बिना डिवाइन ग्रेस के ये सैल्वेशन, फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी सारी गलती हमारी है। अब ये जो डिवाइन ग्रेस नाम का वर्ड है कि सिर्फ गॉड ही हमें बचा सकते हैं, इसको आप इस तरह से देखिए कि ह्यूमन कंडीशन ऐसी है कि हम अपने आप को सेव नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे बियॉन्ड हो, हमसे परे हो। जैसे कोई पर्सन पानी में डूब रहा है और अपने आप कोशिश करके, बहुत ज़्यादा कोशिश करके भी वो बाहर नहीं आ सकता, तो ऐसे में उसे किसी और की हेल्प चाहिए। कोई ऐसा पर्सन जो उसको पानी से बाहर निकाल सके और उसको डूबने से बचा सके। और ये पॉइंट भी हम इस लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन कंडीशन ये है कि हम पूरी तरह से हेल्पलेस हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हमारी विल डिवाइडेड है। हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हम कमज़ोर हैं और हम मिजरेबल हैं, लेकिन फिर भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी गलती, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम अपनी बुराई से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकते, तो अपने गलत कामों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल क्यों हैं, कैसे हैं? और ये मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है? ये मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है? और ये डिफ़िकल्टी हमारे नेचर के बारे में क्या एक्सप्लेन करती है? तो ये कोर इश्यू है ऑगस्टीन की फ़िलॉसफ़ी का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑगस्टीन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई नहीं करना चाहते हैं। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ऑगस्टीन पूरी तरह से क्लियर हैं, और इन तीनों पॉइंट्स को वो डिनाई नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो ये कि ईविल का सोर्स गॉड नहीं है, क्योंकि गॉड ऑल गुड हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि ह्यूमन बहुत ही कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता, अपने आप बुराई से बाहर नहीं आ सकता। और थर्ड पॉइंट ये है कि ह्यूमन बीइंग अपनी इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ऑगस्टीन ह्यूमन वीकनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। वो दोनों में से किसी भी पॉइंट को डिनाई नहीं करेंगे और किसी भी चीज़ के लिए गॉड को कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। अगर हम सोक्रेटिस की तरह ये मानते हैं कि नॉलेज की कमी होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से हम बुरे काम करते हैं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और अगर हम ये कहते हैं कि जो बुराई है वो बॉडी की वजह से है, बॉडी मैटर है और मैटर ईविल है, जैसे मिनिकियंस कहते हैं, तो भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और अगर हम ये कहते हैं कि ईविल का सोर्स गॉड है, यानी जो भी कुछ बुरा होता है इस दुनिया में वो सब गॉड ही करते हैं, तो भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन ऑगस्टीन ऐसा मानने को तैयार नहीं है, वो ये सब मानने वाले नहीं हैं। ऑगस्टीन कहते हैं कि ईविल का सोर्स नॉलेज की कमी नहीं है, ईविल का सोर्स बॉडी भी नहीं है, ईविल का सोर्स गॉड भी नहीं है, और ह्यूमन अपनी हेल्प भी नहीं कर सकता, अपने आप बुराई से बाहर भी नहीं आ सकता, और ह्यूमन अपने बुरे कामों के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। वो इन सब पॉइंट्स को डिनाई करने को तैयार नहीं है, और यही बात उनके थॉट्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही पावरफुल बना देती है। और वो कैसे ये सब करते हैं वो आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। वो लगता है कि आज का लेक्चर बहुत ही सीरियस होने वाला है। ऑगस्टीन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन पर्सन एक्चुअल में है क्या। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि ह्यूमन है क्या, तो हम उसकी कंडीशन को भी नहीं समझ सकते। और आप जानते हैं कि ऑगस्टीन एक क्रिश्चियन होने की वजह से बाइबल को फॉलो करते हैं,
लेकिन वो प्लेटो से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्लेटो की जो डेफिनेशन है वो बाइबल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि गॉड ने ह्यूमन को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से तैयार किया और उसमें जान भर दी। यानी गॉड ने मिट्टी से पहले ह्यूमन को तैयार किया और उसके बाद फिर उसको लाइफ प्रोवाइड की। यानी ऐसा नहीं है कि गॉड ने पहले सोल तैयार की हो और सोल तैयार करने के बाद उसको किसी बॉडी से अटैच किया हो या किसी बॉडी में फिल किया हो, ऐसा नहीं है। बाइबल के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, गॉड मेड मैन फ्रॉम द डस्ट। तो वहाँ मैन वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी गॉड ने जब डस्ट को पिक किया, जब डस्ट को उठाया तो उन्होंने एक ह्यूमन पर्सन बनाया और बाद में उसको लाइफ दी। यानी बाइबल के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग एक मटेरियल बॉडी है, मैटर, जिसको बाद में लाइफ दी गई है। लेकिन प्लेटो का व्यू इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। प्लेटो के लिए ह्यूमन एक सोल है और बॉडी सेकेंडरी है। सोल इस बॉडी में कुछ टाइम के लिए आती है और जब बॉडी नहीं थी, सोल तब भी एग्जिस्ट कर रही थी। तो ऑगस्टीन यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बाइबल और प्लेटो के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ह्यूमन एक सिंगल यूनिट है, ह्यूमन वन सिंगल बीइंग है जिसमें दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सोल और बॉडी। यानी गॉड ने ह्यूमन को सोल और बॉडी दोनों को मिलाकर कंपोज किया है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? इस पर ऑगस्टीन सोल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सोल एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जिसके पास रीज़न है, सोचने की पावर है, जो बॉडी को रूल करने के लिए बनाई गई है। यानी सोल का काम है बॉडी को गाइड करना और सोल के पास रीज़न है, सोल के पास रीज़न होने की वजह से वो बॉडी को इस तरह से गाइड कर सकती है। और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ऑगस्टीन की फिलॉसफी में। और उसके बाद ऑगस्टीन ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर गॉड ने ह्यूमंस को क्रिएट किया है, वो भी अपनी इमेज में, तो ह्यूमंस गलत काम क्यों करते हैं? अगर ह्यूमंस को, इंसानों को खुश रहने के लिए बनाया गया है, तो इंसानों की लाइफ इतनी मिजरेबल क्यों है? और इस क्वेश्चन का जो बिब्लिकल आंसर है उसको ऑगस्टीन एक्सेप्ट करते हैं। बाइबल का आंसर है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस ने सिन किया है, अपराध किया है। आपको याद होगा एडम और ईव की जो स्टोरी है वो हमने डिस्कस की थी कि जो ओरिजिनल सिन है उसकी वजह से ऐसा है। हम इसको एक स्टोरी कह सकते हैं, लेकिन ऑगस्टीन के लिए ये एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट के जैसा है। वो कहते हैं कि हर एक ह्यूमन पर्सन में, हर एक कल्चर में हम इस सिन का रिजल्ट देख सकते हैं। एडम और ईव ने जो अपराध किया था, जो सिन किया था, उसका असर आपको हर जगह नजर आता है और ये असर बचपन से देखा जा सकता है। और ये कोई ऐसा सिंगल एक्ट नहीं था, ये कुछ ऐसा नहीं था जो एडम और ईव ने एक बार किया और बात खत्म हो गई। उनकी इस एक गलती से एक ह्यूमन कंडीशन इमर्ज होती है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो हर एक ह्यूमन पर्सन को बचपन से प्रभावित करती है। इसका मीनिंग ये है कि हम ज़ीरो से शुरू नहीं करते। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी मोरालिटी न्यूट्रल नहीं होती। हम बचपन से ही उस अपराध का, उस सिन का जो इफ़ेक्ट है, जो असर है, उसको लेकर पैदा होते हैं। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जब एक पर्सन पैदा होता है तो उसकी मोरालिटी ज़ीरो होती है, न्यूट्रल होती है। वो ना ही गुड होता है और ना ही बैड होता है। वो ये सब बाद में सीखता है, फैमिली से, सोसाइटी से या कल्चर से। लेकिन ऑगस्टीन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि हम बचपन से ही करप्ट होते हैं, हमारे अंदर उस सिन का जो इफेक्ट है वो बचपन से ही होता है। और ऑगस्टीन इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक बहुत छोटे से बच्चे को देखा जो बोल भी नहीं सकता था, लेकिन वो जेलसी फील करता है जब वो बच्चा ये देखता है कि एक दूसरे बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है या उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उसका फेस पीला पड़ जाता है और उसको जेलसी फील होती है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे बुरे होते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि एडम और ईव ने जो सिन किया उसका जो इम्पैक्ट है वो हर एक पर्सन पर है। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उस करप्शन के साथ ही पैदा होता है। उस पहले सिन की वजह से उसकी मोरालिटी पहले से करप्ट होती है। बच्चे हमें इनोसेंट लगते हैं क्योंकि उनके पास कोई फिजिकल पावर नहीं होती, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है
कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप जब बच्चों को चॉकलेट के लिए मना करते हैं या किसी टॉय के लिए मना करते हैं या फिर आप उनको मोबाइल देखने से मना करते हैं, तो उन बच्चों को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बच्चे बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपनी अपनी ओर से पूरी फिजिकल पावर का यूज़ भी करते हैं, फिजिकल फोर्स का यूज़ करते हैं। अपने हाथों को हवा में ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती कि वह आपको कोई नुकसान पहुंचा सकें। उनकी बॉडी में इतनी पावर नहीं होती। तो यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि इनोसेंस या गुडनेस आपके डिज़ायर में होती है, आपके एक्शंस में नहीं। एक बच्चा जिसको आप मोबाइल देखने से मना कर रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, यानी उसका डिज़ायर है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन उसकी बॉडी में पावर नहीं है, फिजिकली वो इतना पावरफुल नहीं है, तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो ऐसे में क्या वो बच्चा इनोसेंट है? यानी ऑगस्टीन जो मोरालिटी है उसको एक्शन के साथ नहीं जोड़ते हैं, उसको डिज़ायर के साथ जोड़ते हैं। अगर आपका डिज़ायर है किसी को नुकसान पहुंचाने का, तो आप इनोसेंट नहीं हो सकते। और बाय चांस गलती से आपसे किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन आपका एक्चुअल में डिज़ायर नहीं था, आप जानबूझकर उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो आप इनोसेंट हैं। यहाँ ऑगस्टीन क्या अचीव करना चाहते हैं? इन सब बातों का क्या मीनिंग बनता है? उनका ये जो एग्जाम्पल है छोटे बच्चों के बारे में, अब देखिए छोटे बच्चों के पास कोई नॉलेज नहीं होती। नॉलेज हम बाद में गेन करते हैं। नॉलेज हम गेन करते हैं एक्सपीरियंस के साथ। उन पर कोई सोशल इन्फ्लुएंस नहीं होता, समाज का, रिलीजन का, कल्चर का, सोसाइटी का उन पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। सोशल मीडिया का भी उन पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक मॉरल करप्शन है, और साथ ही वो फिजिकली भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उनकी बॉडी बहुत ही वीक है, वो चाहें तो भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी उनका एक डिज़ायर तो है, लेकिन फिजिकली वो इतने ज़्यादा वीक हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। और ऑगस्टीन अपने इस एक एग्जाम्पल से कई बातें प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, पहला पॉइंट तो ये है कि नॉलेज का इस करप्टेड विल के साथ, करप्टेड डिज़ायर के साथ कोई लिंक नहीं है। बच्चे के पास कोई नॉलेज नहीं है राइट या रॉन्ग की, लेकिन फिर भी उसकी विल करप्टेड है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये करप्शन सोसाइटी की वजह से है, किसी कल्चर, किसी रिलीजन या सोशल मीडिया की वजह से है, क्योंकि एक बच्चे के केस में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी वो बच्चा बहुत ही छोटा है और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो करप्टेड डिज़ायर है ये उसकी बॉडी की वजह से है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी बहुत ही वीक है, कमज़ोर है। उसकी बॉडी डिज़ायर को फॉलो नहीं कर सकती। और वैसे भी ऑगस्टीन तो पहले ही क्लियर कर देते हैं कि सोल या रीज़न, इसका काम है बॉडी को गाइड करना। और उसके बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई सही एक्शन कर रहा है, अगर कोई लॉ को, कोई कानून को फॉलो कर रहा है, तो वो इनोसेंट है। हम बिहेवियर के बेस पर उसको गुड या बैड नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे एक बच्चा नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका डिज़ायर है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत ही वीक है। वो मेनिकियंस के व्यू को भी डिनाई कर देते हैं कि ये फिजिकल या मटेरियल बॉडी इस इविल का सोर्स है। और मेनिकियनिज्म के इस व्यू को हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वो लीगल मोरालिटी को भी डिनाई कर देते हैं कि हमारी इनोसेंस हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करती है। वो सोशल इन्फ्लुएंस को भी डिनाई कर देते हैं। तो ऐसे करके वो एक एक करके सब कुछ डिनाई कर देते हैं। जानता हूं कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या बच्चों में सच में ऐसा होता है? क्या ऑगस्टीन जो बच्चों के बारे में बता रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? अब देखिए, ऑगस्टीन ने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी में ऐसे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहाँ पर ये प्रूव होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चों में ऐसा होता है। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहाँ पर यह प्रूव होता है कि बच्चों में जेलसी होती है। बच्चे किसी भी टॉय के लिए, किसी भी फूड के लिए पोजेसिव होते हैं, उनको शेयर नहीं करना चाहते। उनके अंदर एक पोजेसिव नेचर होता है, और जब कुछ ऐसा किया जाता है तो उन्हें गुस्सा आता है
और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ बोलना भी शुरू नहीं किया है, ऐसे छोटे बच्चों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और जो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों के इस बिहेवियर को ईविल या सिन से नहीं जोड़ते हैं, इसको ईविल या सिन नहीं कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल इम्पल्सिस होती हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये बिना किसी मॉरल रीजनिंग के, बिना किसी मॉरल एजुकेशन के पहले से ही बच्चों के अंदर दिखाई देती है, पहले से बच्चों में दिखाई देती है। अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बच्चों में ये इमोशंस होते हैं और बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यानी वो सिर्फ अपनी बात को या फिर इस इश्यू को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ऑगस्टिन एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अगर ये मॉरल करप्शन, ये रॉन्ग डिज़ायर बिल्कुल शुरू से हमारे अंदर है, तो इसका हमारी फ्रीडम पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा। अगर मैं बचपन से ही ऐसा हूँ कि मेरे अंदर रॉन्ग डिज़ायर्स हैं, तो फ्रीडम का क्या मीनिंग हुआ? मैंने उन डिज़ायर्स को चूज़ नहीं किया। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी देखने से या कुछ भी सीखने से पहले वो डिज़ायर मेरे साथ ही हैं। तो ऐसे में अगर मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? और अगर ये मॉरल करप्शन मेरे अंदर इनबिल्ट है, तो मैं एक गुड लाइफ कैसे जी सकता हूँ? मैं कैसे एक मॉरल लाइफ जी सकता हूँ? तो ऐसे में एक मॉरल लाइफ जीना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जैसे ऑगस्टीन के लिए मुश्किल हो गया था। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये मॉरल करप्शन ठीक हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम इनको कंट्रोल करना सीख लेते हैं। जैसे हम अपने गुस्से को सोशली एडजस्ट करना सीख जाते हैं, हमारे अंदर जो जेलसी है उसको हम कंपटीशन बना लेते हैं और इस कंपटीशन को फिर हम एक हेल्दी कंपटीशन का नाम दे देते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी जेलसी दिखाने के लिए रोता है या कोई टॉय है वो दूसरे बच्चे से छीन लेता है, लेकिन हम अपनी जेलसी कंपटीशन में शो करते हैं। हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और ऐसा होता है कि धीरे धीरे हम उनको हेट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप इस डिस्कशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपके माइंड में सेम वही क्वेश्चन आएगा जो ऑगस्टीन के माइंड में आया था। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर ये मॉरल डिसऑर्डर, ये रॉन्ग डिज़ायर हमें गॉड से नहीं मिला है और ऐसा भी नहीं है कि हम बाद में करप्ट हुए हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसका सोर्स क्या है? अगर बिगिनिंग में सब कुछ ठीक था, तो वो कौन सा पॉइंट है जहां से हमने एक रॉन्ग टर्न लिया, जिसके बाद हम एक स्लिपरी स्लोप की तरह लगातार इस पे फिसलते ही जा रहे हैं? ऑगस्टिन कहते हैं कि इसका सोर्स ओरिजिनल सिन है, वो पहली गलती जो हमसे हुई, वो पहला पॉइंट जहां से हमने रॉन्ग टर्न लिया था। और उसके बाद ये मॉरल करप्शन एक बीमारी की तरह, जैसे पेरेंट्स में कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, तो वो बच्चों में आ जाता है, तो ये एक बीमारी की तरह आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमें उस पहली गलती को समझना होगा, उस रॉन्ग टर्न को समझना होगा। ऑगस्टिन कहते हैं कि ह्यूमन बिना किसी डिज़ायर के, बिना किसी मोटिवेशन के कोई एक्शन नहीं लेता। हमारे हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई डिज़ायर होता है। हम जो भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो हमें सेटिस्फैक्शन दे सके या हमें हैप्पीनेस दे सके। और ऑगस्टीन इस डिज़ायर को लव कहते हैं। और यहाँ लव से उनका मीनिंग कोई अफेक्शन या कोई रोमांस नहीं है। लव का मीनिंग है कि हम किस चीज़ की केयर करते हैं, हम किस चीज़ को पाना चाहते हैं, हमारी लाइफ का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है। अगर हमें ऐसा लगता है कि पैसा, मनी हमें सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है, तो हम पैसे को लव करते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि सक्सेस हमारी लाइफ को एक मीनिंग दे सकता है, तो हम एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो सक्सेस के पीछे भागते हैं, सक्सेस से लव करते हैं। यानी हमारा लव
डायरेक्शनल है। ये हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारी लाइफ को, और साथ ही हमारे एक्शंस को भी एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और आपको द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से याद होगा, जहाँ ऑगस्टिन ये बात कहते हैं कि रियलिटी फ्लैट रियलिटी नहीं है, कि रियलिटी फ्लैट रियलिटी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ इक्वल नहीं है, हर चीज़ की एक अलग वैल्यू होती है। जो गॉड हैं वो परफेक्ट बीइंग है, इसलिए उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और उनके बाद ह्यूमंस हैं, उसके बाद एनिमल्स हैं, उसके बाद प्लांट्स हैं, स्टोन्स हैं। तो ऐसे एक हायरार्की है। उसके बाद ऑगस्टिन ये कहते हैं कि इस रियलिटी में जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा लव होना चाहिए, और जिसकी वैल्यू कम है उसके लिए कम लव होना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, वो वैल्यू ये डिसाइड करती है कि हमारे अंदर कितना लव उसके लिए होना चाहिए। और अगर हम इस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो जो हाईएस्ट रियलिटी है, यानी जो गॉड हैं, उनके लिए हमारे मन के अंदर एक हाईएस्ट लव होगा, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए हमारे मन में इक्वल लव होगा, इक्वल लव होगा। और जो मटेरियल चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू बहुत ही कम है, उनके लिए हमारे मन में कम लव होगा। ऑगस्टीन इसको कहते हैं द राइट ऑर्डर ऑफ लव, द राइट ऑर्डर ऑफ लव। यानी एक तरफ लव या डिज़ायर है जो हमारे एक्शंस को गाइड करता है, हमारी लाइफ को गाइड करता है, और दूसरी और ये रियलिटी है जो फ्लैट नहीं है, उसमें हर चीज़ की एक अलग वैल्यू है। तो राइट ऑर्डर ऑफ लव का मीनिंग है कि हम हर चीज़ को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लव करते हैं। अब देखिए, जो ऑगस्टीन हैं वो डिज़ायर या लव को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, वो डिज़ायर या लव के रॉन्ग ऑर्डर को मना कर रहे हैं। यानी डिज़ायर होना अपने आप में कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हमारा डिज़ायर सही डायरेक्शन में नहीं है। तो ऐसे वो सिन को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि सिन एक डिसऑर्डर्ड लव है, क्योंकि लव हमारे एक्शंस को गाइड करता है, और अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन में होगा तो हम रॉन्ग काम करेंगे, मतलब हम गलत काम करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक पर्सन कुछ पैसों के लिए किसी का मर्डर कर देता है, तो यहाँ पर ईविल क्या है? यहाँ पर ईविल ये है कि पैसा एक लोअर गुड है और ह्यूमन पर्सन एक हायर गुड है। यानी रियलिटी में पैसे की वैल्यू कम है और ह्यूमन पर्सन की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन उस पर्सन का पैसों के लिए ज़्यादा लव है और ह्यूमन के लिए कम लव है। तो ये एक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ लव। और आज का जो लेक्चर है वो मैं थियोलॉजिकल सेंस में नहीं लेकर जा रहा हूँ। मैं जितना हो सके गॉड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप थीस्ट और एथीस्ट की जो डिबेट है उससे बाहर आ सकें और ऑगस्टिन की फिलॉसफी का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको समझ सकें। तो ऑगस्टिन के लिए जो हाईएस्ट गुड है वो गॉड हैं, और वो ये मानते हैं कि रियलिटी में हर चीज़ की वैल्यू सेम नहीं होती। कुछ चीज़ों की वैल्यू कम होती है और कुछ चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर चीज़ की वैल्यू सेम नहीं है? अगर आप करियर और रिलेशन में किसी एक को चूज़ करना चाहें तो किसको चूज़ करेंगे? अब जैसे आप जानते हैं कि फ़ास्ट फूड खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन हेल्दी नहीं होता। तो फास्ट फूड यानी टेस्ट और हेल्थ में दोनों में से किसी एक को चूज़ करना चाहें तो आप किसे चूज़ करेंगे? या मान लीजिए आप किसी ज़रूरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप पहले ही लेट हो चुके हैं, और रास्ते में एक पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी हेल्प करने वाला कोई पर्सन नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? किसको चूज़ करेंगे? आप इंटरव्यू पे जाएंगे या उस पर्सन की हेल्प करेंगे? तो अगर आपको भी लाइफ में ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं तो आप भी ऑगस्टिन की तरह ये मानते हैं कि रियलिटी फ्लैट नहीं है, हर चीज़ की एक अलग वैल्यू होती है। इसलिए ऑगस्टिन ये कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम लव करने में नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लव करने में जिनकी वैल्यू एक्चुअल में कम है, और ऐसी चीज़ों को कम लव करने में जिनकी वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा है। तो ऐसे वो लव या डिज़ायर के राइट ऑर्डर पे फोकस करते हैं। ऑगस्टिन कहते हैं कि सिन को समझने में हमसे दो गलतियां होती हैं। पहली बात तो ये कि सिन सिर्फ एक इग्नोरेंस नहीं है जैसे सोक्रेटिस कहते हैं, ये उससे भी कुछ ज़्यादा डीप है। ये इग्नोरेंस है, लेकिन एक विलिंग इग्नोरेंस है, यानी जानबूझकर इग्नोरेंट बने रहना,
सच को जानते हुए भी अवॉइड करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना और उन गलतियों के लिए एक्सक्यूज़ देते रहना। यानी हम जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन जानबूझकर उसको अवॉइड करते हैं। यानी इग्नोरेंस दो तरह की हो सकती है। जैसे कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, वो एक पैसिव इग्नोरेंस है, यानी वो अपने आप में है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन एक ऐसी भी इग्नोरेंस हो सकती है जिसको हम खुद चूज़ करते हैं, हमने जानबूझकर उस इग्नोरेंस को चूज़ किया है। अब जैसे एक पर्सन है जिनको हेल्थ की कुछ इश्यूज़ हैं और उनको हम स्मोकिंग के लिए मना करते हैं। अब उन्हें सब कुछ अच्छे से पता है, नॉलेज है, लेकिन वो एक एक्सक्यूज़ देते हैं। उनका एक्सक्यूज़ क्या है कि हमारे पड़ोस में एक पर्सन रहता है जो पिछले 100 साल से स्मोकिंग कर रहा है और फिर भी वो पूरी तरह से हेल्दी है। तो नॉलेज होने के बाद भी वो इग्नोरेंट बने रहते हैं। तो ये इग्नोरेंस उनकी एक चॉइस है जिसको वो जानबूझकर चूज़ करते हैं। और ये एक ऐसी इग्नोरेंस है जहाँ पर सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों कहते हैं कि एजुकेशन से इग्नोरेंस को दूर किया जा सकता है। उनकी बात ठीक है, लेकिन इस इग्नोरेंस को कोई एजुकेशन दूर नहीं कर सकती जो आपने खुद चूज़ की हो। अगर मॉरल इश्यूज सिर्फ इग्नोरेंस की बात होती तो एजुकेशन देने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती। लेकिन हम रियल लाइफ में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन भी मॉरली करप्ट होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी वो मॉरली करप्ट हो सकते हैं। यानी एजुकेशन आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन आपके लव को, आपके डिज़ायर को राइट ऑर्डर नहीं दे सकती। और मैं जब भी ये ऑर्डर वर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, एक प्रॉपर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी व्यवस्था जो सही हो। मैं कमांड देने या आदेश देने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो पहली गलती ये है कि सिन कोई सिंपल इग्नोरेंस नहीं है, ये एक ऐसी इग्नोरेंस है जिसको हम खुद चूज़ करते हैं। और दूसरी गलती ये है कि ये कुछ ऐसा भी नहीं है जो हमारे साथ होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी देखभाल सही से नहीं हुई, या मुझे सही एनवायरनमेंट नहीं मिला, या फिर मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। जैसे एक चोर होता है, वो कहते हैं कि मेरे सरकमस्टांसेस अच्छे नहीं थे, मेरे हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने मजबूरी में ये काम किया, ये मजबूरी में ये सब कर रहा हूँ, ये मेरी कोई चॉइस नहीं है। तो इस पर ऑगस्टिन कहते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस आइडिया है, क्योंकि अगर हम इस बात को सही मान लेते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, हमें कोई दोष नहीं दे सकता। एक पर्सन जिसको पनिशमेंट दी जाती है उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और ऑगस्टिन की नज़र में एक बहुत ही डेंजरस आइडिया है। तो अभी तक ऑगस्टीन ये कह रहे हैं कि सिन पहले एक्शन में नहीं होता बल्कि डिज़ायर में होता है। एक्शन उस डिज़ायर का सिर्फ एक रिजल्ट है, बाहरी रिजल्ट है। यानी एक्शन एक इफेक्ट है डिज़ायर का, और डिज़ायर को वो लव कहते हैं। एक्शन डिज़ायर से पैदा हुआ है, और ये डिज़ायर या लव अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है एक डिसऑर्डर्ड लव या डिसऑर्डर्ड डिज़ायर। हम जब चीज़ों को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लव नहीं करते, यानी हमारा लव ऑर्डर्ड नहीं है, तो ये एक इश्यू है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिज़ायर या लव सही ऑर्डर में क्यों नहीं है, ये डिसऑर्डर्ड क्यों होता है। तो यहाँ ऑगस्टिन कहते हैं कि लव या डिज़ायर हमारी विल पर डिपेंड करता है। यानी हमारे इमोशंस, हमारे डिज़ायर, हमारा लव, हमारा जॉय, हमारा फियर, ये सब कुछ हमारी विल पर डिपेंड करता है। ये सभी इमोशंस हमारी विल का एक एक्शन है। अब जैसे अगर हम डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। जैसे हमारे सामने कोई बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है हमारे सामने जो बहुत ही सुंदर है और बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमारे अंदर एक विचार पैदा होता है, एक इम्पल्स पैदा होती है। हमारे अंदर एक विचार आता है कि हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास भी चीज़ होनी चाहिए। अब ये जो विचार है उस चीज़ को पाने का, हमारी विल इस विचार को यस कहती है, इस विचार को हाँ कहती है और एक्सेप्ट करती है।
तब ये विचार, ये इम्पल्स एक डिज़ायर बन जाता है। और अगर हमारी विल इस विचार को एक्सेप्ट ना करे, इस विचार को यस ना कहे, तो ये विचार डिज़ायर नहीं बन सकता और ये विचार कमज़ोर हो जाएगा और डिज़ायर नहीं बन पाएगा। अब जैसे डिज़ायर है वैसे ही फियर होता है, वैसे ही हमारा डर होता है। हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, कुछ इम्पल्सेस पैदा होती हैं और हमारी विल ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे मन में एक विचार आता है कि इस बार एग्ज़ाम्स में मेरे नंबर बहुत ही कम आ सकते हैं, तो मेरी विल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, इस बात का विरोध करती है और मेरी विल ये चाहती है कि ऐसा ना हो। तो यहाँ से एक फियर पैदा होता है और ऐसा ही जॉय या खुशी के साथ होता है। हमें कुछ मिलता है और हमारी विल उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, तो हमें खुशी होती है, खुशी फील होती है। और हमें ऐसा कुछ मिलता है जिसको हमारी विल एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमें दुख फील होता है। हमारी विल डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वेज में रिएक्ट करती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ओर ये अट्रैक्ट होती है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, उनको हाँ करती है, और कुछ चीज़ों को ये रिजेक्ट करती है। और विल का ये जो एक्शन है, एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, ये जो एक्शन है, यही इमोशंस पैदा करता है। यानी एक्शंस हमारे डिज़ायर या लव पे डिपेंड करते हैं। एक्शन हमारे डिज़ायर या लव पे डिपेंड करते हैं, हमारा डिज़ायर या लव हमारी विल पे डिपेंड करता है। हमारे जो भी इमोशंस हैं वो हमारी विल का एक रिजल्ट हैं और हमारे जो भी एक्शंस हैं वो हमारे इन इमोशंस का रिजल्ट होते हैं। अब मेन पॉइंट ये आता है कि हमारी विल पूरी तरह से फ्री है। गॉड ने हमें एक फ्री विल प्रोवाइड की है, क्योंकि फ्री विल एक गुड लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक वर्चुअस लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वर्चुअस लाइफ का मीनिंग है कि हम गुडनेस को फ्रीली चूज़ करें, बिना किसी कंडीशन के या बिना किसी फोर्स के चूज़ करें। लेकिन हमने इस विल का मिसयूज़ किया, जो ज़्यादा गुड है उसको चूज़ नहीं किया और जो लोअर गुड है उसको चूज़ किया। यानी जो फर्स्ट सिन है जो एडम और ईव से हुआ, वो है गॉड से दूर जाना और अपने आप को चूज़ करना। यहाँ पर विल की दो मूवमेंट्स हैं। फर्स्ट है टर्निंग अवे फ्रॉम द गॉड, यानी गॉड से दूर जाना, जो ट्रुथ, जस्टिस और विजडम है उससे दूर जाना। और सेकंड है टर्निंग टूवर्ड्स द सेल्फ, यानी अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए, अपने बॉडीली प्लेजर्स के लिए काम करना, इनके बारे में सोचना। और ऑगस्टीन विल की इस मूवमेंट को प्राइड कहते हैं। प्राइड कहते हैं गॉड को अवॉइड करके, यानी हाईएस्ट गुडनेस को अवॉइड करके अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए सोचना, इसको वो प्राइड कहते हैं। और इस प्राइड के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, सोशल परिणाम भी होते हैं। जो हायर गुड है, जैसे ट्रुथ, जस्टिस, ब्यूटी, पीस या विजडम, ये ऐसे गुड हैं जिनकी कभी कोई कमी नहीं हो सकती। जैसे विजडम या पीस है, वो सबके लिए कॉमन है। जितना आप अचीव करते हैं उतना ही दूसरे भी अचीव कर सकते हैं। यानी आप जब ज्ञान और शांति प्राप्त करते हैं तो किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई कमी नहीं आती, ठीक है। लेकिन जो पावर है या पैसा है या प्रॉपर्टी है, ये जो लोअर गुड्स होती हैं, ये बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं। जितना आप गेन करते हैं उतना ही दूसरों के लिए कमी आ जाती है। तो इससे आपस में दुश्मनी बढ़ जाती है और हम इनको पाने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से जेलसी करते हैं, एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। जब गॉड ने एडम और ईव से कहा था कि आपको ये फल नहीं खाना है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था। उस गार्डन में और भी बहुत सारे फल थे और वो कोई भी फल खा सकते थे, उन्हें कोई कमी नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि ये फल अपने आप में कोई ईविल था, कोई बुराई थी। और एक स्नेक होता है वहाँ पर जो एडम और ईव को मिसगाइड करता है और उनसे कहता है कि अगर आप ये फल खा लेते हैं तो आप गॉड के जैसे हो जाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो फल था उसमें कोई बुराई थी, उसमें कोई ईविल था, या फिर जो स्नेक था ये उसका काम था, उसने एडम और ईव को मिसगाइड किया। लेकिन ऑगस्टीन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उस फल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो फल एक नॉर्मल फल जैसा था। और साथ ही हम उस स्नेक को भी दोष नहीं दे सकते। रियल प्रॉब्लम ये थी कि एडम और ईव की जो फ्री विल है वो पहले ही गॉड से दूर जा चुकी थी। वो पहले ही गॉड से दूर जा चुकी थी और अपने बारे में सोच रही थी। उनकी फ्री विल ने गॉड को अवॉइड करके, जो हाईएस्ट गुड है उनको अवॉइड करके,
जो लोअर गुड है, यानी अपने आप को चूज़ कर लिया था। और अगर पहले से ही उनकी फ्री विल इसमें ये डिफेक्ट ना होता तो वो स्नेक की बातों में नहीं आते और फल खाने से भी उनको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन सच बात यह है कि पहले से ही उनकी फ्री विल टर्न हो चुकी थी। आप जब ट्रुथ और विजडम से, जस्टिस से इनको अवॉइड करके, जो हाईएस्ट गुड है उनको अवॉइड करके अपने ही अहंकार में आ जाते हो, एरोगेंस में आ जाते हो, तो ऐसा ही होता है। और ये जो प्राइड था, ये जो एरोगेंस था, ये भी एक रीज़न था कि एडम और ईव अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। जब ईव से पूछा जाता है तो ईव कहते हैं कि ये स्नेक की वजह से हुआ, स्नेक ने मुझे मिसगाइड किया। और जब एडम से पूछते हैं तो एडम कहते हैं कि ये ईव की वजह से हुआ, क्योंकि ईव ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। और ईव को ब्लेम करना एक सेंस में इनडायरेक्टली गॉड को ब्लेम करने जैसा है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो स्त्री, जो वुमन आपने मुझे दी, उस वुमन ने मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया, यानी ये गॉड की मिस्टेक है इनडायरेक्टली। तो वो ना ही अपनी गलती स्वीकार करते हैं, ना ही माफ़ी मांगते हैं, ना ही वो ठीक होने की इच्छा करते हैं, और वो अपने आप को सही प्रूव करने की, सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी गलती का दोष दूसरों पर लगाते हैं। तो इस पर ऑगस्टिन कहते हैं कि ये सिन का फर्स्ट सिम्टम है कि हम अपने सिन को, अपनी गलती को नहीं मानते। और ये बात हम मॉडर्न लाइफ में भी देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। अपनी गलती के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, अपनी गलती के लिए कभी सोसाइटी को ब्लेम करना, कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करना, कभी किसी और को ब्लेम करना, कभी सोशल सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, इनको ब्लेम करना, ऐसा लोग करते रहते हैं। और अपनी गलती ना मानकर हम उसके लिए रीज़न देने लगते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, विक्टिम कार्ड खेलना। कुछ लोग पहले गलती करते हैं और उसके बाद खुद ही विक्टिम बन जाते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें तो सिर्फ फंसाया जा रहा है, ऐसा वो कहते हैं। और इसके बाद एक सीरियस क्वेश्चन रेस होता है कि अगर गॉड ने हमें फ्री विल दी है और ये फ्री विल अपने आप में गुड है, तो ये बैड क्यों हो जाती है? इस विल में ये प्राइड कैसे आ जाता है, या जिसको वो टर्निंग अवे फ्रॉम द गॉड कहते हैं, ये क्यों होता है? और ऑगस्टिन के पास इसका बहुत ही छोटा सा सिंपल सा आंसर है, और उनका छोटा सा सिंपल सा आंसर ये है कि इसका कोई रीज़न नहीं है। ऐसा क्या है जो इस फ्री विल को बैड विल बना देता है? तो इसका कोई रीज़न नहीं है। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए ऑगस्टीन एक बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट देते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट हम समझ लेते हैं, और ये बहुत ही क्लेवर आर्ग्यूमेंट है, आप देखिए। तो हमारा पॉइंट ये है कि हमारी जो विल है, एडम और ईव की जो विल है, वो गुड विल थी और वो बैड विल में कन्वर्ट हो जाती है, बैड विल में बदल जाती है। ये पॉइंट है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं कि इस विल को, जो एक गुड विल थी, इसको बैड विल में किसने कन्वर्ट किया, इसके पीछे कॉज क्या था? तो ऑगस्टिन इसका एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। ऑगस्टिन कहते हैं कि मान लेते हैं इसको बैड में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉज है वो है एक्स, एक एफिशिएंट कॉज मान के चलते हैं। और यहाँ पर आपको एफिशिएंट और डेफिशिएंट कॉज के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एफिशिएंट होता है एक डूअर, एक एजेंट जो कुछ करता है और एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए ये जो टेबल है, इसको एक कारपेंटर ने तैयार किया था, तो कारपेंटर इस टेबल का एफिशिएंट कॉज है। उसने कुछ एक्शन किया और उस एक्शन की वजह से ये टेबल प्रोड्यूस हुआ। या फिर जैसे कोई मूर्ति है, मूर्ति का जो एफिशिएंट कॉज होता है वो मूर्तिकार होता है, मूर्ति को बनाने वाला। मूर्तिकार ने कोई एक्शन किया, उसकी वजह से वो मूर्ति तैयार हुई। तो एक एक्टर होता है, एक्टर या डूअर, एक एजेंट होता है जो कुछ करता है। एक डेफिशिएंट कॉज भी होता है जिसकी बात ऑगस्टिन करते हैं। डेफिशिएंट कॉज का मीनिंग है नॉन डूअर। नॉन डूअर कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए डार्कनेस है, डार्कनेस को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? डार्कनेस का मीनिंग है एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो डार्कनेस होगी, उसको हम डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो डार्कनेस के पीछे कोई एफिशिएंट कॉज नहीं होता है, डार्कनेस के पीछे डेफिशिएंट कॉज होता है। डेफिशिएंट मीन्स किसी चीज़ की कमी की वजह से वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। डार्कनेस एग्जिस्ट करता है लाइट की कमी की वजह से। या जो साइलेंस है, साइलेंस एग्जिस्ट करता है साउंड की कमी की वजह से, लैक ऑफ नॉइज से, लैक ऑफ साउंड, उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। तो वो डूअर नहीं है, वो नॉन डूअर है। किसी चीज़ की कमी होने की वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वो एफिशिएंट कॉज लेते हैं।
एक डूअर कॉज, एक एक्टिव कॉज लेते हैं, एक्टिव एजेंट लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो विल है ये पहले गुड थी और ये बैड विल में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक एक्स नाम का कोई एफिशिएंट कॉज है जिसने ऐसा किया होगा। अभी जो एक्स है इसके पास या तो विल होगी या फिर इसके पास विल नहीं होगी। दो ही केस हो सकते हैं। ये जो एक्स नाम का एफिशिएंट कॉज हमने ज्यूम किया है इसके पास या तो विल हो सकती है या फिर इसके पास विल नहीं हो सकती। दो ही केस हो सकते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो हम पहला केस देखते हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि एक्स नाम का जो एफिशिएंट कॉज है इसके पास एक विल है। अगर इसके पास विल है तो ये विल या तो गुड हो सकती है या फिर ये विल बैड हो सकती है। अगर इसके पास विल होगी या तो ये गुड होगी या फिर बैड होगी, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कि इसके पास एक गुड विल है, इसके पास जो विल है वो गुड है। तो एक गुड विल दूसरी गुड विल को बैड में चेंज नहीं करेगी। एक गुड विल दूसरी गुड विल को बैड में चेंज नहीं करेगी, क्योंकि जो अच्छा है वो दूसरे अच्छे पर्सन को बैड नहीं बना सकता। तो ये जो ऑप्शन है ऐसा नहीं हो सकता, यानी इसके पास जो विल है वो गुड नहीं है। ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इस विल के पास, इस एक्स के पास जो विल है वो बैड है। एक्स के पास जो विल है वो बैड विल है, बैड विल। अब ये जो बैड विल है ये इस गुड विल को बैड में कन्वर्ट करती है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि इस बैड विल ने इस गुड विल को बैड में कन्वर्ट किया हो। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो बैड विल है इसको बैड में किसने कन्वर्ट किया। यानी अगर हम इस विल को बैड में कन्वर्ट करने वाली कोई दूसरी विल है जो बैड है, तो क्वेश्चन ये रेज होगा कि इस विल को, जो दूसरी विल है, उसको बैड किसने बनाया। अगर हम इसके लिए फिर से एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं, सेम टाइप का आर्ग्यूमेंट लेते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो एक तीसरी विल हो जाएगी। उस तीसरी विल का क्या होगा कि वो एक बैड विल है और उसने इसको बनाया, गुड से बैड में कन्वर्ट किया। तो ऐसे एक इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा जो चलता ही रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये जो पहला केस है ये पूरी तरह से रॉन्ग है। दोनों ही इसमें ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा केस क्या है। दूसरा केस है कि इसके पास विल नहीं है, जो एक्स है उसके पास विल नहीं है। ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है। ये रियलिटी में जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारी विल एग्जिस्ट करती है जो गुड है, लेकिन ये बैड में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर कोई ऐसा एक एफिशिएंट कॉज है जिसको हम एक्स कहते हैं, तो वो एफिशिएंट कॉज या तो इस विल से बेटर होगा, सुपीरियर होगा, ठीक है, इस विल से सुपीरियर होगा, या फिर वो इस विल के इक्वल होगा, बराबर होगा, या फिर वो इससे इन्फीरियर होगा। ये जो विल है, इसका जो एफिशिएंट कॉज है जिसने इसको गुड विल से बैड विल में चेंज किया, या तो वो इससे सुपीरियर हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है, या फिर वो इसके इक्वल हो सकता है, या फिर इससे इन्फीरियर हो सकता है, इससे कम अच्छा हो सकता है। अगर वो इससे सुपीरियर है, मान लेते हैं वो इससे सुपीरियर है, तो ऐसा नहीं होगा कि इस विल के पास, ये इसके पास विल है और इसके पास नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस लेवल पर इसके पास विल है, एक गुड विल है और इसके पास विल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटी लोअर लेवल पर है वो क्वालिटी हायर लेवल पे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सुपीरियर नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन ये है, यानी ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक्स जो है ये इसके इक्वल है, इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर होगा तो अगर इसके पास विल है तो इसके पास भी विल होनी चाहिए। अगर ये इसके इक्वल है तो दोनों के पास विल होनी चाहिए, नहीं तो इक्वल नहीं हो सकता। और इवन इसके पास भी एक गुड विल ही होनी चाहिए जैसे कि इसके पास है, तभी ये इसके इक्वल हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है कि ये इससे इन्फीरियर है, विल से अच्छा, ये कम अच्छा है, लेस गुड है, ये इन्फीरियर है। अगर एक्स जो है वो विल के कंपैरिजन में इन्फीरियर है,
तो क्या होगा? अगर ये इन्फीरियर है तो भी ये बैड नहीं है, क्योंकि जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है उसमें हर चीज़ गुड है। या तो हायर गुड है या फिर लोअर गुड है, कोई भी चीज़ बैड नहीं है, क्योंकि बैड सिर्फ वही चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये लेस गुड है इस विल के कंपैरिजन में। अगर ये गुड है तो भी ये इसकी गुड विल को बैड विल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये उनका तीसरा ऑप्शन है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये जो एक्स है ये विल के कंपैरिजन में हायर है, सुपीरियर है, तो इसके पास विल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके पास विल नहीं हो और इसके पास विल हो। इसके पास विल होनी चाहिए, तो ये नहीं आएगा। अगर इसके इक्वल है तो इसके पास विल होनी चाहिए, जैसे इसके पास है गुड विल होनी चाहिए। और अगर ये इन्फीरियर है तो भी ये गुड ही होगा, ये बैड नहीं हो सकता, क्योंकि इस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में कोई भी चीज़ बैड नहीं है, सभी चीज़ें गुड हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो विल है ये गुड से बैड में कैसे कन्वर्ट होती है। ये कोई एफिशिएंट कॉज नहीं है इसके पीछे। ऑगस्टिन कहते हैं कि हमें कोई एफिशिएंट कॉज सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एफिशिएंट कॉज नहीं हो सकता। ये विल अपने आप अपनी मर्जी से, अपनी फ्री चॉइस से हायर गुड को चूज ना करके लोअर गुड को चूज करती है। इस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में जो हायर गुड है उसको चूज ना करके लोअर गुड को, यानी अपने आप को चूज करती है। इसी से इविल पैदा होता है, इसी से बुराई पैदा होती है। इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से। और इसके बाद ऑगस्टिन एक डेफिशिएंट कॉज की बात करते हैं। जैसे ऑगस्टिन ने कहा था कि गॉड ने इस वर्ल्ड को नथिंग से बनाया है, इसलिए ये वर्ल्ड गॉड की तरह परफेक्ट नहीं है, चेंजलेस नहीं है, इसमें चेंज हो सकता है और ये चेंज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ठीक ऐसे ही ये जो फ्री विल है ये भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। ये भी इस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में कहीं बीच में आती है। ये ना ही गॉड की तरह परफेक्ट है, कंप्लीट रियलिटी है, और ना ही नथिंग की तरह कुछ नहीं है। ये रियलिटी और नॉन रियलिटी के बीच की एक चीज़ है और इसलिए इसमें चेंज हो सकता है। तो ये इस विल की एक मेटाफिजिकल पॉसिबिलिटी है कि ये चेंज हो सकती है। ये गॉड को भी चूज कर सकती है जो हाईएस्ट गुड है, और लोअर गुड्स को भी चूज कर सकती है जो लोअर गुड हैं। और ऐसा करने के लिए ये जो विल है ये पूरी तरह से फ्री है। इसलिए हमारी विल के पीछे कोई एफिशिएंट कॉज नहीं है और ये पूरी तरह से फ्री है। और इस फ्री विल की वजह से हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, अच्छे या बुरे, वो नेचुरल होते हैं, वो एक नेचुरल इम्पल्स हैं। लेकिन हम किस विचार को यस कहते हैं और किस विचार को नो कहते हैं, ये हमारी विल पर डिपेंड करता है। ये हमारी विल पर डिपेंड करता है जो पूरी तरह से फ्री है। तो यहाँ ऑगस्टिन ये कहना चाहते हैं कि हम लाइफ में जो भी गलतियाँ करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी शुरुआत सीधे एक्शन से नहीं होती। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गलत काम करते हैं, कि हमने क्या किया। प्रॉब्लम इस बात से शुरू होती है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हर इंसान के पास एक पावर होती है, चूज़ करने की पावर। हम हर रोज़ ये डिसाइड करते हैं कि हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी। और हम जब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिनकी वैल्यू एक्चुअल में कम है, तो हमारी लाइफ का जो ऑर्डर है वो बिगड़ जाता है। और ये बिगड़ा हुआ ऑर्डर सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करने लगता है। फिर हम उसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और हमें उस चीज़ का खोने का डर भी लगा रहता है। और अगर कोई हमारे और उस चीज़ के बीच में आता है, हमें वो चीज़ पाने से रोकता है, तो हमें गुस्सा आता है। तो ऑगस्टीन के लिए जो हाईएस्ट गुड है वो गॉड है। और आप सोचिए कि आपकी लाइफ का जो हाईएस्ट गुड है वो क्या है। आप इस पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट गुड किस चीज़ को मानते हैं, और क्या आप जिसको हाईएस्ट गुड मानते हैं क्या वो एक्चुअल में हाईएस्ट गुड है, या फिर आपकी ये सिर्फ एक मिस्टेक है, इग्नोरेंस है। ये सोचिए, ये सिन हमारी फ्री विल को हमसे छीन लेता है। इस सिन को करने के बाद हमारी विल अब फ्री नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डिज़ायर है जो मेरे पास एक एग्रीमेंट लेकर आता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको मैं साइन कर दूं तो मैं उस डिज़ायर का गुलाम बन जाऊंगा। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं साइन करूं या ना करूं। मैं डिज़ायर से कह सकता हूं कि मैं साइन नहीं करूंगा, और आप जा सकते हैं। साइन करने से पहले मेरे पास एक चॉइस है, एक फ्री चॉइस है।
लेकिन अगर मैं साइन कर देता हूँ तो वो मेरा मालिक बन जाएगा और मैं उसका गुलाम बन जाऊँगा। उसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो ठीक इसी तरह से ऑगस्टीन भी ये कहते हैं कि ये सिन करने से पहले हमारी विल पूरी तरह से फ्री थी। यानी एडम और ईव के पास ये फ्री चॉइस थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सिन किया उनकी फ्री चॉइस ख़त्म हो गई, उनकी फ्री विल ख़त्म हो गई और वो सिन के गुलाम बन गए। और उनके साथ ही बाकी जो भी ह्यूमंस हैं वो भी सिन के गुलाम हो गए। अब इसी कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट आता है डिवाइडेड विल का। आपको याद होगा हमने थ्योरी ऑफ डिवाइन एलिमिनेशन की बात की थी कि गॉड की जो डिवाइन लाइट है उसकी वजह से हमारा माइंड प्रकाशित होता है, हमें नॉलेज होती है। यानी हमारा माइंड ये जानता है डिवाइन लाइट की वजह से कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी माइंड का जो हायर पार्ट है वो डिवाइन एलिमिनेशन की वजह से ये जानता है कि सही क्या है। लेकिन उस सिन की वजह से हमारे पास अब फ्री विल नहीं है, इसलिए हम जो सही है उसको कर नहीं पाते। यानी हमें नॉलेज तो है लेकिन हमारे पास उस नॉलेज को फॉलो करने के लिए फ्री विल नहीं है, फ्री चॉइस नहीं है। यानी हमारी जो विल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारे माइंड का एक पार्ट कहता है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपनी स्टडी पे ध्यान दो, लेकिन दूसरा पार्ट कहता है कि नहीं, मैं इस बात को फॉलो नहीं करूँगा। तो ऐसे हमारी विल डिवाइड हो जाती है और जानते हुए भी हम जो सही काम है वो कर नहीं पाते। ऑगस्टीन इस कंसेप्ट को डिवाइडेड विल कहते हैं, लेकिन इसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यानी एक तरह का द्वंद्व, एक तरह की फाइट जो आपके विचारों के बीच चलती है। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह का अलार्म बजता है, ये फाइट शुरू हो जाती है। एक विचार आता है कि उठो और काम करो, और दूसरा विचार कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा और सो जाना चाहिए। ऐसा आपके माइंड में चलता है। और जब इन विचारों की फाइट होती है तो हम अक्सर उन चीज़ों को चूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है, ऐसी चीज़ें जो द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में लोअर लेवल पर हैं। यानी जिन चीज़ों को ज़्यादा लव करना चाहिए उनको हम इग्नोर कर देते हैं, और जिनको हमें कम लव करना चाहिए उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते, क्योंकि उसे करने के लिए एक फ्री विल चाहिए। लेकिन हमारी विल वीक हो चुकी है, हमारी विल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उस राइट को फ्रीली चूज़ कर सकें। एडम और ईव ने जो सिन किया था, या उसको हम सेक्युलर टर्म्स में कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था, एक गलत डायरेक्शन ले ली थी, और उसके बाद ह्यूमैनिटी उसी डायरेक्शन में डेवलप होती रही, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही। और हम उस पूरी ह्यूमैनिटी का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अब हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर गॉड हमारी हेल्प करते हैं। गॉड अपने सन जीसस को हमारी हेल्प के लिए भेजते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते अपने आप के लिए, वो गॉड हमारे लिए कर देते हैं। जीसस सभी सिंस को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने आप को हमारे लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। और ऑगस्टिन कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जीसस पर फेथ करना है, उन पर ट्रस्ट करना है। और जैसे ही हम उन पर फेथ करते हैं, हमारी जो विल है वो फिर से ठीक हो जाएगी, हमारी विल फिर से स्ट्रांग हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और हमारा जो लव है फिर से ऑर्डर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम जीसस को चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी विल पहले से ही करप्ट है, हमारी विल पहले से ही वीक है। अगर पहले से हमारा लव एक डिसऑर्डर्ड कंडीशन में है तो हम उस हाईएस्ट गुड को चूज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हम फ्रीली उसको कैसे चूज़ कर सकते हैं? तो ये एक इश्यू है। और ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप दलदल में फंस गए हो और आप अपने आप को ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को अपने कंधों से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर धक्का लगा रहे हो, गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को धक्का लगा रहे हो। अगर हमारी विल कमज़ोर है, हमारा लव डिसऑर्डर्ड है, तो हम जीसस पर फेथ कैसे कर सकते हैं? ये पॉइंट बहुत ही थियोलॉजिकल है। एक रिलीजियस सेंस में कहा गया है, लेकिन इसको हम एक सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं जिससे
ये हमारी अपनी कंडीशन को समझने में हमारी हेल्प करे। इस बात का ये मीनिंग बनता है कि अगर हमारा माइंड कंफ्यूज है तो उस कंफ्यूजन से क्लैरिटी नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए मेरे इस प्रिंटर में कोई समस्या आ जाती है, तो मैं अपने माइंड का यूज़ करके इस प्रिंटर को ठीक कर सकता हूँ। या मान लीजिए मेरे पैर में कोई चोट लगी है, तो मैं अपने माइंड का यूज़ करके अपनी उस चोट को भी ठीक कर सकता हूँ। यानी अगर मैं अपने माइंड का सही से यूज़ करता हूँ तो अपनी सभी प्रॉब्लम्स को मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मेरे माइंड में ही कोई समस्या आ जाए, तो उसको मैं कैसे ठीक करूँगा, वो किस तरह से ठीक होगी? ठीक करने वाला जो डॉक्टर है वो खुद ही बीमार हो गया है। जिस टूल से आप दूसरी चीज़ों को रिपेयर करते हैं, दूसरी चीज़ों को ठीक करते हैं, वो टूल ही डैमेज हो गया है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो कभी कभी अगर कोई सिस्टम अंदर से डैमेज हो जाता है तो हमें उस सिस्टम के बियॉन्ड से, यानी उस सिस्टम के बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसे में जो बाहर से हमें हेल्प करने वाला है, जो बाहर से हमें हेल्प कर रहा है, उस पे हमें ट्रस्ट करना होगा, उसकी हेल्प को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे भागवत गीता में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास अपनी कोई नॉलेज नहीं है और दूसरे किसी पर वो ट्रस्ट नहीं करता, दूसरे पर वो डाउट करता रहता है, तो ऐसे में उसको कभी नॉलेज नहीं हो सकती, उसकी नॉलेज इम्पॉसिबल है। और सच कहूँ तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, और अगर कोई उन्हें समझाने की कोशिश करे, उन्हें कोई सही रास्ता बताने की कोशिश करे, तो उसकी बात पर वो ट्रस्ट नहीं करते, उल्टा उससे झगड़ा कर लेते हैं। जैसे लोगों ने जीसस के साथ किया था, या फिर लोगों ने सोक्रेटिस के साथ किया था। और जैसे ऑगस्टिन कहते हैं कि पूरी गलती उन लोगों की भी नहीं है, पूरी गलती उन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम अंदर से डैमेज हो गया है उसके लिए राइट ऑप्शन को चूज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई मेंटल पेशेंट हो जिसको डाउट करने की समस्या हो, तो ना ही वो खुद अपना इलाज कर सकता है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, और ना ही वो डॉक्टर पे ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि उसे डाउट करने की समस्या है। इसलिए जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं या जिनको कोई एडिक्शन होता है, तो वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं, ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारी विल बहुत ही वीक है और हमारा लव डिसऑर्डर्ड है, तो हम जीसस पे ट्रस्ट कैसे करें? जीसस पे ट्रस्ट कैसे करें? ना ही हम खुद की हेल्प कर सकते हैं, और ना ही जो हमारी हेल्प करने के लिए आया है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यानी ये फेथ करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए इस पॉइंट पर ऑगस्टिन का जो कंसेप्ट है डिवाइडेड विल का, वो कितना रिलेवेंट है। हमारी विल हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है। मैं जीसस में ट्रस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ ट्रस्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, यहाँ मुझे पूरे दिल से ट्रस्ट करना है, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल जैसा है। और यहाँ पर कंसेप्ट आता है गॉड्स ग्रेस का, गॉड की कृपा का, या डिवाइन ग्रेस का जिसे हम कह सकते हैं। हम अंदर से पूरी तरह डैमेज हैं, इसलिए फेथ करना या ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये काम भी गॉड को ही करना है। और ये एक तरह का पैराडॉक्स क्रिएट कर देता है। किस तरह से? अब देखिए हमारी विल बहुत ही वीक है और डिवाइडेड है, और हमारा लव डिसऑर्डर्ड है। हम ऐसी कंडीशन में हैं कि हम अपनी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और गॉड हमारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कंडीशन की वजह से हम गॉड पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉपरेशन चाहिए, एक डीप चेंज जो हमें ठीक कर सकता है। उसके लिए किसी की हेल्प चाहिए, क्योंकि बिना उसकी हेल्प के ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ कमिटमेंट होना ज़रूरी है। यानी ये डीप चेंज कुछ ऐसा नहीं है जो हम करते हैं, और ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो अपने आप ही हो जाएगा। ये एक कोऑपरेशन का रिजल्ट है, सहयोग का रिजल्ट है। इसलिए ऑगस्टिन कहते हैं कि सेल्वेशन हमारे ऊपर है, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सेल्फ हेल्प का, कि आप एज एन इंडिविजुअल अपनी हेल्प कर सकते हैं, और जैसे आप चाहते हैं वैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी सब कुछ सिर्फ आपके कंट्रोल में है। और दूसरा ट्रेंड है डिटर्मिनिज्म का, कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
सेल्फ हेल्प के ट्रेंड में वो आपको मोटिवेट करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सच में ये चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। आपकी लाइफ पूरी तरह से आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। आप और ज़्यादा मेहनत करो, आप अपने आप को और ज़्यादा डिसिप्लिन करो, 24 घंटे में 36 घंटे काम करो, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ऑगस्टिन कहते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी विल डिवाइडेड है, हमारा लव डिसऑर्डर्ड है। हम चाह कर भी जो सही है वो नहीं कर पाते हैं। अगर एक सिस्टम अंदर से डैमेज है तो अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है। और दूसरी ओर जो डिटर्मिनिज्म का ट्रेंड है वो ये कहते हैं कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये सब आपके बचपन की वजह से है, बचपन की वजह से हो रहा है, ये सोसाइटी की वजह से हो रहा है, या फिर ये आपकी जीन्स की वजह से ऐसा हो रहा है, आपके जीन्स अच्छे नहीं हैं, तो इसमें आप क्या ही कर सकते हैं। तो इस पर ऑगस्टिन ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी और हम सिर्फ एक कठपुतली बन जाएंगे, एक पपेट बन जाएंगे, और जो भी गलती है उसका सारा दोष दूसरों पर लगा देंगे। तो ऐसे में मोरालिटी का जो कंसेप्ट है वो ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ऑगस्टिन का जो कंसेप्ट है वो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक बैलेंस का काम करता है। ना ही सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और ना ही सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो एक डीप चेंज के लिए, मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कॉपरेशन की नीड है। एक कॉपरेशन की नीड है, एक ऐसा कॉपरेशन जिसमें हम अपनी ईगो से बाहर जाकर किसी पे ट्रस्ट करते हैं, उसकी हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी ओर से भी सहयोग करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। और इसी कॉपरेशन को ऑगस्टीन डिवाइन ग्रेस कहते हैं। और जैसे ही हमें ये डिवाइन ग्रेस मिलती है, हमारी विल स्ट्रांग हो जाती है, फ्री हो जाती है, हमारा लव एक ऑर्डर में आ जाता है। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में जिस चीज़ की जितनी वैल्यू होती है हम उसको उतना ही लव करते हैं, और जो हाईएस्ट गुड है उसको हम हाईएस्ट लव करते हैं। और इस पॉइंट पर ऑगस्टीन एक कंसेप्ट और ऐड करते हैं, वो कंसेप्ट है यूज़ करने का और एंजॉय करने का। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें यूज़ करने के लिए होती हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ एंजॉय करने के लिए होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंजॉय करने का मीनिंग है किसी चीज़ को लव करना, किसी चीज़ को लव करना बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी इच्छा के, डिज़ायर के। और ऐसा लव सिर्फ हाईएस्ट गुड से किया जा सकता है, जो ऑगस्टिन की नज़र में सिर्फ गॉड हैं, क्योंकि सिर्फ गॉड हैं जो हाईएस्ट गुड हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, जो अल्टीमेट हैं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। और यूज़ करने का मीनिंग है किसी चीज़ को एक मीडियम की तरह यूज़ करना। जैसे मैं एक्स चीज़ का यूज़ करता हूँ वाई को गेन करने के लिए, या जैसे हम मनी का यूज़ करते हैं लाइफ जीने के लिए, या कुछ सीखने के लिए, या फिर किसी की हेल्प करने के लिए, या फिर हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये होता है यूज़ करना। यानी हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं किसी दूसरी चीज़ को गेन करने के लिए। लेकिन अगर हम उस चीज़ का यूज़ करने की जगह उसको एंजॉय करने लग जाएं तो क्या होगा। पैसा या मनी यूज़ करने के लिए होता है, लेकिन अगर हम पैसे को ही हैप्पीनेस का अल्टीमेट सोर्स मान लेते हैं तो क्या होगा। या जैसे मोबाइल फ़ोन होता है वो कम्युनिकेट करने के लिए होता है, लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन को ही लाइफ मान लेते हैं, हैप्पीनेस का सोर्स मान लेते हैं तो क्या होगा। यानी मोबाइल हो या पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, ये एक मीडियम है जिससे हम एक गुड लाइफ जी सकते हैं। लेकिन सब चीज़ें अपने आप में गुड लाइफ नहीं होती। यानी प्रॉब्लम चीज़ों में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में होती है कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। जिस चीज़ को सिर्फ यूज़ करना चाहिए, अगर हम इसको एंजॉय करने लग जाएं तो वो चीज़ हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती है। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब फाइनाइट हैं, ये सभी नश्वर हैं, आज हैं और कल नहीं हैं। तो इन फाइनाइट चीज़ों से हमें इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। जो चीज़ें खुद ही नश्वर हैं, खुद ही टेम्पररी हैं, वो हमें एक परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। इसलिए जितना इन फाइनाइट चीज़ों से अटैच होते हैं उतना ही हम प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं।
इसलिए सिर्फ गॉड ही हैं जो इनफाइनाइट हैं, जो हमेशा रहते हैं। इसलिए सिर्फ गॉड हमें एक परमानेंट पीस दे सकते हैं, एक शांति दे सकते हैं। और ऑगस्टिन कहते हैं कि इवन हमें दूसरे पर्सन्स को भी एंजॉय नहीं करना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उनसे लव नहीं करना चाहिए या हमें उन पर्सन्स की केयर नहीं करनी चाहिए। वो एक्चुअल में आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ह्यूमन पर्सन आपकी हैप्पीनेस का अल्टीमेट सोर्स नहीं हो सकता। अगर आप किसी ह्यूमन पर्सन को अपनी लाइफ का मीनिंग बना लेते हैं तो वो पर्सन आपकी लाइफ की एक बर्डन बन जाएगा। आप उस पर्सन से जो डिमांड करते हो वो पर्सन आपको वो नहीं दे सकता, और ऐसे धीरे धीरे आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने में लग जाते हो। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस पर्सन से हेट करने लग जाओगे, क्योंकि जो पर्सन खुद फाइनाइट है वो इनफाइनाइट पीस कैसे दे सकता है। इसलिए ऑगस्टिन कहते हैं कि दूसरे पर्सन्स को लव करो, दूसरे पर्सन्स की केयर करो, लेकिन ये मत सोचो कि वो आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक फाइनाइट बीइंग है, एक फाइनाइट बीइंग है। और ऑगस्टिन कहते हैं कि सिर्फ गॉड हैं जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं, जिनको हम लव कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी डिमांड के। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो गॉड को भी यूज़ करते हैं। वो गॉड से प्रे करते हैं और गॉड से अलग अलग तरह की चीज़ें मांगते रहते हैं, अलग अलग तरह की डिमांड करते रहते हैं। इस पर ऑगस्टिन कहते हैं कि गॉड कोई वेंडिंग मशीन नहीं है। गॉड कोई वेंडिंग मशीन नहीं है, गॉड कोई टूल नहीं है जिसको आप अपनी सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करो। प्लेटो का एक डायलॉग है यूथिफ्रो के नाम से, जिसमें सोक्रेटिस और यूथिफ्रो के बीच एक डिस्कशन होती है पाइटी के बारे में। पाइटी को आप गॉड की सर्विस कह सकते हैं या फिर गॉड को प्रे करना भी कह सकते हैं। सोक्रेटिस यूथिफ्रो से क्वेश्चन करते हैं कि ये पाइटी एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। तो डिस्कशन कुछ ऐसी होती है जहाँ एक ये पॉइंट आ जाता है कि पाइटी का मीनिंग है गॉड की सेवा करना या गॉड को प्रे करना, जिससे गॉड खुश होकर वो सब चीज़ें हमें दे सकें जो हम चाहते हैं। यानी रिलीजन एक ट्रेड है या एक बिजनेस के जैसा है, जिसमें हम गॉड की सेवा करते हैं और बदले में गॉड हमें वो चीज़ें देता है जो हमें चाहिए। लेकिन सोक्रेटिस ऐसे रिलीजन को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर से ये क्वेश्चन करते हैं कि ये पाइटी क्या चीज़ है और इसका पर्पस क्या है। तो यूथिफ्रो के पास इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होता, लेकिन ऑगस्टीन के पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑगस्टीन ये कहते हैं कि हम गॉड से कुछ पाने के लिए उनको लव नहीं करते, हम गॉड से इसलिए लव करते हैं कि हम वो पर्सन बन सकें जो सही चीज़ पाना चाहता है। और ये बात बहुत ही ट्रिकी है, वर्ड्स में बता पाने के लिए इसको सब बता पाना बहुत ही मुश्किल है। डिसऑर्डर का मीनिंग है जो ज़्यादा गुड है उसको कम लव करना, और जो कम गुड है उसको ज़्यादा लव करना। यानी हमारा लव सही ऑर्डर में नहीं है, और इस लव को सही ऑर्डर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा। जो हाईएस्ट गुड है उसको हाईएस्ट लव करना होगा। यानी हम जब गॉड से लव करते हैं तो हमारी सारी प्रायोरिटीज़ अपने आप सही हो जाती हैं। यानी ऑगस्टीन ये कहना चाहते हैं कि हम गलत चीज़ों को अल्टीमेट मान लेते हैं। जिन चीज़ों का हमें सिर्फ यूज़ करना चाहिए, जैसे मनी, पैसा, पावर, सक्सेस, उन चीज़ों को लाइफ का गोल मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ें खुद नश्वर हैं, जो चीज़ें खुद फाइनाइट हैं, वो हमें परमानेंट पीस नहीं दे सकती। अब ऑगस्टिन ये कहते हैं कि लव या डिज़ायर दो तरह का होता है। एक होता है चैरिटी, जिसका मीनिंग है चीज़ों को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग सही ऑर्डर में लव करना, यानी एक ऑर्डर्ड लव। और दूसरा होता है क्यूपिडिटी, जिसका मीनिंग होता है चीज़ों को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग एक रॉन्ग ऑर्डर में लव करना, यानी डिसऑर्डर्ड लव। चैरिटी में हम किसी चीज़ को अल्टीमेट नहीं बना देते। पैसा, पावर, मनी, सक्सेस, ये जो भी है ये सब हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनको लाइफ का फाइनल गोल नहीं बना लेते। और क्यूपिडिटी तब होती है जब हम किसी लिमिटेड चीज़ से अनलिमिटेड हैप्पीनेस एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। जब हम पैसा, पावर, मनी, सक्सेस, प्लेजर, इन सबको ही अल्टीमेट मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। तो ये वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की थी, लेकिन ऑगस्टीन इसके लिए दो नए टर्म्स का यूज़ करते हैं। वैसे आज का लेक्चर 40 मिनट में कंप्लीट हो सकता था,
लेकिन फिर भी हमने आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों का जो डीपर मीनिंग है वो समझने की कोशिश करें। ऑगस्टीन एक रिलीजियस पर्सन थे जो गॉड में बिलीव करते थे और वो बाइबल को भी फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे जैसी हैं। वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक रिलीजियस फिलॉसफी का यूज़ करते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को एक रिलीजियस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल हम साइंस का यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो हमारे जो मेथड्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सेम हैं। और ऑगस्टिन हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही वो किसी तरह के कुछ रिलीजियस रूल्स हम पर लगाना चाहते हैं। वो एक्चुअली हमें अपने आप को ही समझने में हेल्प कर रहे हैं। उनका मेन पॉइंट ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे एक्शंस में नहीं है, वो हमारे डिज़ायर्स में है। हम हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन हम उस हैप्पीनेस को गलत चीज़ों में खोज रहे हैं। हम मनी, पावर, सक्सेस और रिलेशंस के पीछे भागते रहते हैं। और ये सभी चीज़ें अपने आप में बुरी नहीं हैं, लेकिन ये सब चीज़ें लिमिटेड हैं। हम जब इन लिमिटेड चीज़ों को सब कुछ मान लेते हैं तो ये चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती हैं। ये सब चीज़ें यूज़ करने के लिए हैं। इन सब चीज़ों को गेन करो, इनको यूज़ करो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू तब है जब आप इन चीज़ों को अल्टीमेट गोल मान लेते हैं, अल्टीमेट सोर्स मान लेते हैं अपनी लाइफ का। और एक्चुअल में हम जिन चीज़ों को लव करते हैं वही चीज़ें हमें एक शेप देती हैं। हम कैसे पर्सन बनते हैं या हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को लव करते हैं। और ऑगस्टिन हमसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और अगर हम सिर्फ ज़्यादा कोशिश करें, सिर्फ ज़्यादा कोशिश करते हैं तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि हम सिर्फ बायोलॉजी और सोसाइटी का एक एंड प्रोडक्ट हैं और हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। वो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। वो एक बहुत ही रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं और हम प्रॉब्लम में भी हैं। हमारे पास फ्री विल है, लेकिन अभी ये डिवाइड हो चुकी है और वीक हो चुकी है। हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कोई इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। ये बस एक डिसऑर्डर ऑफ लव है। वो सेल्फ कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि हमें सेल्फ कंट्रोल की नीड ही क्यों है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो डैमेज हो चुका है और अगर हम उसको रिपेयर कर लेते हैं तो हमें सेल्फ कंट्रोल की नीड नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और आज की दुनिया में जहाँ पर बार बार आपको ज़्यादा चाहना सिखाया जाता है, ज़्यादा डिमांड करो, ज़्यादा अचीव करो, लेकिन ऑगस्टिन ये कहते हैं कि ज़्यादा चाहना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा सोच समझ कर चाहना ज़रूरी है कि आप जो चाह रहे हो वो सही चीज़ है भी या नहीं, ये ज़रूरी है। और आज के इस लेक्चर के बाद एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको ये बताना है कि इस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में, जहाँ पर हर एक चीज़ की एक अलग वैल्यू है, उस सब में हाईएस्ट वैल्यू किस चीज़ की है, जो इस पूरी चेन में सबसे टॉप पर है, जिसे आप हाईएस्ट गुड मानते हो। वो चीज़ क्या है आपके लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।